हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 14 मार्च। हम आज ही करेंगे न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी कुछ दिनों से क्योंकि सिर्फ मुद्दे पॉलिटिक्स से गरमाए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। पर फिर भी देखते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एससीओ पर एक न्यूज़ आई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। ये इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने 2015 में ज्वाइन करने की बात हुई थी, मेंबर बनने की, फुल टाइम मेंबर। हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट की एक न्यूज़ आई थी कि उन्होंने कहा था कि लीगल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है और इस साल तक शायद जून तक इंडिया और पाकिस्तान इसके फुल मेंबर्स बन जाएंगे। तो लीगल प्रोसीजर्स जो है अभी पूरे किए जा रहे हैं। और ये लास्ट ईयर एससीओ समिट ताशकंद में हुई थी, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान को एससीओ में एडमिट कर लिया गया था। जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? असल में यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2001 में बनाई गई थी। शंघाई में इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से। याद रखिए, एक फेमस टर्म है SCO 5, शंघाई 5, S5। तो S5 में उज्बेकिस्तान नहीं था क्योंकि वो फाइंडिंग मेंबर नहीं था, ठीक है। उज्बेकिस्तान बाद में आया, तो अभी हो गए इसके 6 मेंबर्स और प्लस इंडिया और पाकिस्तान मिला के +2, मतलब 7 मेंबर्स अभी इसके हैं। तो ये 7 मेंबर्स हो गए इंडिया के। और इसकी जो एडमिट कर रहा है, ये 2015 से एडमिशन की बात स्टार्ट हो गई थी। पहले मोरेटोरियम लगा हुआ था कि आप नए मेंबर्स नहीं आएंगे, पर बाद में से हटा लिया गया। रशिया काफ़ी ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहा था कि इंडिया इसमें एंटर करे, और चाइना ऑफ कोर्स इंडिया को नहीं आने देना चाह रहा था, जबकि पाकिस्तान को अंदर डालना चाह रहा था। तो अब इसकी इंटरनल जो बॉडी है उसमें 7 मेंबर्स हो जाएंगे। और एससीओ पहले असल में बनाई गई थी, एक मिलिट्री अलायंस थी इनिशियली जो सोचा गया था, पर बाद में ये बेसिक आजकल इकोनॉमिकल और इंटरनल ट्रेड, टेररिज्म और सिक्योरिटी को लेकर फोकस करेगी। इससे इंडिया का फायदा क्या है? देखिए, एससीओ की जो मेंबरशिप है, ये एससीओ के मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप सारी की सारी, तो ये दो अभी फुल मेंबर बनने वाले हैं, तो इन्हें भी आप एंटर कर ली, इंडिया और पाकिस्तान। तो एक तो इसमें सेंट्रल एशियन रीजन है। तो सेंट्रल एशियन रीजन में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है, मतलब आपको एनर्जी नीड्स इंडिया की जो है पूरी हो सकती है। अगर आप एससीओ के मेंबर हैं तो आपको यहाँ से ट्रेड करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सेंट्रल एशियन रीजन से कजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान हुआ। तुर्कमेनिस्तान तो खैर मेंबर नहीं है इसका। तो उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान के पास जो भी आपके नेचुरल गैस या रिसोर्सेज है, वो इंडिया लाने के लिए वैसे ही तापी गैस लाइन या फिर ईरान के थ्रू सोर्स करने की बात कर रहा है। तो इसकी मेंबरशिप से इंडिया को फायदा मिलेगा और इंडिया इंटीग्रेट कर पाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी से एक बेहतर तरीके से। वैसे भी इन रीजन के साथ इंडिया का ज़्यादा ट्रेड नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। तो काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ तक एक और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ इंडिया पाकिस्तान में प्रेशर बना पाएगा टेररिज्म को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर। तो एक चीज़ गौर करने वाली है कि सेंट्रल एशिया का रीजन है, तो सेंट्रल एशिया बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। मोदी जी वहाँ गए भी थे पिछले साल, तो पीएम मोदी की विजिट के बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कजाकिस्तान में, देखिए याद रखिए कैपिटल कौन से किसके हैं, सॉरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आस्थाना, बिशेक, दुशांबे, ताशकंद या फिर आशगात। तो अब ये भी देखिए कि जो इसमें एक जो तुर्कमेनिस्तान है वो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। और ये देखिए, कैस्पियन सी, जो अगर क्वेश्चन आ रहा है कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन से रीजन्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कजाकिस्तान है, रशिया है, क्या जॉर्जिया है? तो जॉर्जिया नहीं है, जॉर्जिया का बॉर्डर यही यही खत्म हो रहा है। अजरबैजान है, ठीक है, ईरान है। तो उज्बेकिस्तान का बॉर्डर से नहीं लगता। उज्बेकिस्तान कंप्लीटली एक लैंड लॉक कंट्री है, किर्गिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन लैंड लॉक्ड है। क्वेश्चन अगर आ गए तो बहुत फायदे का सौदा रहेगा। और सेंट्रल एशिया बीच में काफ़ी मुद्दे में रहा है इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। तो देख लीजिए कौन सा किसी कैपिटल का है। अगर चाइना का कोई वन बेल्ट वन रोड जा रहा है तो वो कहाँ से मूव करेगा? तुर्कमेनिस्तान के साथ जो इंडिया की पाइपलाइन अगर आएगी तो वो कहाँ से मूव करेगी? कौन से रीजन है? ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका बेसिक एससीओ। अब आगे बढ़ते हैं। 5-fold इंक्रीज इन चाइनीज नेवल फोर्सेस। चाइना अपनी जो नेवल फोर्सेस को इंक्रीज कर रही है। मेरीन फोर्सेस जो चाइना की है वो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मेरीन फोर्सेस क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इन्होंने अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया। हमने पढ़ा था हाल ही में जिबूटी में जो इनकी एक पोर्ट बन रहा है, फिर पाकिस्तान में ग्वादर एक पोर्ट बन रहा है, जहाँ पर इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। वो अपनी सिक्योरिटी और एनर्जी नीड्स की बात कर रहे हैं, और इंडिया के लिए खतरा है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। इंडिया चाइना पाकिस्तान नेक्सस है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, इसमें चाइना का बढ़ता जो दबाव है, भारत कैसे उसको सहन कर पाएगा, वो भी मुद्दे की बात होगी। इंडिया कंपटीशन ट्रेड को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। अगर जिबूटी में उसका एक नेवल बेस बन रहा है तो उसके बाद वहाँ पे अफ्रीका में ट्रेड इजी हो जाएगा। क्या इंडिया सामना कर पाएगा उस कंपटीशन का, जो कि प्राइवेट फंडेड है, पब्लिक फंडेड है? फिर जो ब्लू नेवी है, इंडिया को अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी नेवल फोर्सेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन नेवी है उसके इक्विपमेंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। और
डेडिकेटेड फोर्सेस चाहिए आगे के थ्रेट्स को देखते हुए। तो देखते हैं पहले जो इनकी जो बेसिक थ्रेट है, जैसे जिबूटी में हुआ या फिर ग्वादर में हुआ, ये दोनों कवर किए जा चुके काफ़ी मुद्दे इंपॉर्टेंट। आपको याद रहनी चाहिए ग्वादर की लोकेशन कहाँ है। ग्वादर आया तो आपको ये भी पता नहीं छाबर का है, और छाबर का जो रूट है इंडिया का वो कैसे मूव करेगा। जिबूटी में हमने पढ़ाई था लोकेशन क्या है, तो जिबूटी के पास एक और लोकेशन थी, किस कंट्री की एक और बेस है, वो यूएसए की है। तो ये देखने वाली बात है। इसी को लेके एक पॉइंट आ जाता है कि जो भी चाइना की नेवल फोर्सेस होंगी वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें OROB वन वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी जो इनकी है वो इसका थ्रस्ट फैक्टर है, कि इसी की वजह से इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, तो इनको चाहिए सिक्योरिटी और वो सब, तो उसके लिए नेवल फोर्सेस बढ़ रही है। अब देखिए कई सारे रूट हैं, ठीक है, मेरी टाइम सिल्क वन 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 रोड वन बेल्ट। तो एक तो बेल्ट हो गई जो लैंड लाइन हो गई, और एक रोड हो गया, और एक नेवल बेल्ट हो गया। अब देखिए मेरी टाइम सिल्क रूट जो था, अब जो नए इसके मैप्स बने, ढेर सारे इसके एंगल्स हैं, कहाँ कहाँ से मूव करेगा। एक तो देखिए जैसे यहाँ सोमालिया कीनिया से है, ठीक है, कि यहाँ से मूव कर रहा है, इस साइड साउथ ईस्ट एशिया होते हुए यहाँ जाएगा। एक यहाँ अंदर से मूव करने वाली लोकेशन है। तो कई सारे इसमें एंगल्स हैं। अब देखिए इंडिया के लिए दो खतरनाक रूट है, वो बताता हूँ कौन कौन से। ये साइड आ जाइए, उरुमन ऊपर है, यहाँ से देखते हुए ये जो ग्वादर का पोर्ट पे जो बन रहा है, ये देखिए कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड POK से। तो ये इंडिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि आपने CPEC जिसे कह रहे हैं, ये CPEC है ये, ठीक है, कंप्रिहेंसिव चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, ठीक है। तो ये जो कॉरिडोर है इसको लेकर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बताई है। इनका एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है इसका, क्योंकि इससे एनर्जी नीड्स पूरी कर पाएंगे। सीधा यहाँ से सामान आएगा, कोई भी ट्रेड अगर अफ्रीका या मेडिटेरियन सी से होता है सीधा पाकिस्तान जाएगा और ऑन बाय रोड यहाँ आ जाएगा। तो उससे उन्हें क्या होगा, यहाँ से क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये रहा, ये लोकेशन देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ पर एक चोक पॉइंट है जहाँ बाद में इनको प्रेशर बनाया सकते। तो इन्होंने यहाँ से निकालने के बजाय सीधा पाकिस्तान के थ्रू ये अपना ये रूट लेके चले जाएंगे, अपना सारा ऑयल या एनर्जी नीड्स जो है वहाँ से सोर्स कर पाएंगे। और ये इंडिया का जो क्लेम किया वो रीजन है वहाँ से क्रॉस करते हैं, तो ये इंडिया के लिए खतरनाक है। और इसके अलावा ऊपर देखिए मॉस्को से कनेक्टेड, हाल में उन्होंने ब्रिटेन में एक ट्रेन चलाई लंदन तक, जो कि इस अंडर सी भी गई थी। तो पूरा का पूरा कनेक्ट करने की बात हो रही है। इतना एक्सपेंशन होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर इनका एक बेस बनेगा, फिर यहाँ पर बेस बनेगा, तो यहाँ पर इनके बंदे मतलब इनकी नेवल फोर्सेस रहेंगी। फिर केनिया के आसपास मोम्बासा में जो बनेगा वहाँ पे रहेगा। कोलंबो में बनने वाली जो बंद होने वाली है हम्बन टोटा नेवल प्रोजेक्ट जो था, लेकिन फिर भी इनकी प्रेजेंस तो इधर रहेगी ही। एक यहाँ सॉरी इधर मालदीव्स में भी एक बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, देखने वाली है कि कौन कौन सा रूट कहाँ है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सिटी है। समरकंद का है, अशगाबाद कहाँ है, तेहरान के पास जो जा रहा है, तो ग्वादर की लोकेशन क्या है, ग्वादर की लोकेशन क्या है, तो छाभार का इस रीजन में है। तो ये चौक पॉइंट सारे आपको कवर होने चाहिए, एक बेहतर तरीका है चीज़ों को समझने का, और काफ़ी लंबा याद रहता है अगर आपने मैप पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड फिर अपनी आज़ादी की बात कर रहा है। यूके से पहले हाल में ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट से पहले 2014 में एक वोटिंग हुई थी जहाँ पे स्कॉटलैंड के 54% लोगों ने, या 55.3% लोगों ने यूके में रहने की बात की थी। लेकिन अब ये डिमांड कर रहे हैं दोबारा रेफरेंडम कराओ स्कॉटलैंड का आज़ाद कराने का। ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, और ये आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये है बेसिक यूके का मैप। तो इनकी डिमांड है कि हमें आज़ादी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि यूके में रहे, ब्रेग्जिट में रहे 62%, ये यूके में रहना उसमें सॉरी EU में रहना चाहते थे। पर अब इनकी डिमांड है आप EU से हटके बिना हमें ज़्यादा पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमारी तरफ लिए हुए। तो इनका डिमांड है अब हमें अलग होने की बात कर रही है। तो लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2014 में ही रेफरेंडम हुआ, तो जल्दी दोबारा रेफरेंडम नहीं होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या सेकंड रेफरेंडम होता है या नहीं होता है। तो यूके का मैप है ये। अब इंग्लिश चैनल का है, आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। और यूरोप से जर्मनी से कौन सा रूट है, एक यूरोप का मैप देखिए तुरंत, और रिवाइज हो जाएगा पूरा। इजिप्ट में एक फैराव मिला है जो 3 टन टोरसो है, मतलब उसका पैर का एरिया जो मिला है, हाल ही में मंडे को उठाया गया और कायरो में उसको स्टेब्लिश किया गया। ये है रेमेसेस टू का। रेमेसेस टू एक फेमस, जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ इजिप्शियन एम्पायर के रूलर में से एक माना जाता है। तो ये नाम याद ही कर लीजिए, रेमसेस द ग्रेट इसे कहा जाता था। और काफ़ी ज़्यादा एरिया उन्होंने कैप्चर किया था। ग्रेट एंसेस्टर इनको कहते थे इनके बाद के लोग इन्हें। और इन्होंने सूडान से लेके सीरिया तक का एरिया कैप्चर किया था। और प्रेजेंटली इनकी स्टैचू का कायरो में रखी जा रही है, जो कि इजिप्ट की राजधानी है।
तो ऑफ कोर्स इजिप्ट तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जो भी स्टेट या कंट्री का नाम आ रहा है आपको पता होना चाहिए वो कंट्री का है। अगर आपको इस तरह से न्यूज़ देखते हुए आपको पता चलता जाना चाहिए ये कंट्री तो यहाँ है, तो आपकी ज्योग्राफी पूरी तरह तैयार हो जाएगी, आपकी सी वेव्स जो भी पॉइंट है उसके बाद जब आप बाद में पढ़ेंगे ना तो पता रहेगा, अच्छा यहाँ तो इजिप्ट है, तो क्या टेम्परेचर कैसा रहता है, तो क्या क्या वजह होगी, रेगिस्तान होगा वहाँ या नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी सारी ज्योग्राफी कवर होती जाएगी। जैसे यूनेस्को लिस्टेड एक शहर है कास्बा, कस्बा जिसको कैस्बा भी कहते हैं, CSBAH। तो ये कस्बा जो है यहाँ पर एक म्यूजियम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नई एक जो मेट्रो की साइड से जो खोदा गया उसमें रिमेन्स मिले रोमन, बाइजेंटीन और ओटोमन फ्रेंच अंपायर के ज़माने के। तो बाइजेंटीन अंपायर, देखिए रोमन अंपायर तो का ही एक के बाद का एरिया कह सकते हैं, दोनों एक समय के थे, थोड़े समय बाद रोमन के बाइजेंटीन अंपायर आया था, बाइजेंटीन के बाद ओटोमन आई थी और फ्रेंच अंपायर था इसके बाद, जिन्होंने जिन सब के रिमेन्स कहाँ मिले, अल्जायर्स में। अल्जायर्स का अल्जीरिया की राजधानी है यहाँ, यहीं पर वो जगह जहाँ कस्बा एक शहर, एक छोटा सा एरिया जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया गया। अब देखिए कस्बा है, अब आपको पता होना चाहिए लोकेशन क्या है। फिर वही बात हो गई, मेडिटेरियन सी के पास ये है, स्पेन के बिल्कुल नज़दीक है, मोरक्को के पास है। तो इंटरनेशनली हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्या यहाँ पे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पर नाइल आती है या नहीं आती। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या नाइल यहाँ से बहती है या नहीं। और फिर इसके साइड में लीबिया, ऑफ कोर्स टेररिज्म का एंगल है, ट्यूनीशिया आ गया जो हाल में बहुत हैवोक मचा था। तो ये सारी लोकेशंस याद कर लीजिएगा। याद ना भी हो तो एक लोकेशन पर ध्यान रखें। देखिए आज 2-3 दिन से पीआईबी में कुछ नहीं आ रहा, मैं कवर कर रहा था, पीआईबी बिल्कुल खाली है, बेकार की प्रेस रिलीज है जो हमारे काम की नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमें इंपॉर्टेंट करनी नहीं, यूपी इलेक्शंस के बाद एडिटोरियल भी मोस्टली लोडेड है, तो मैंने वो कवर नहीं किया है। और चलिए कुछ दिनों में जब भी होगा तो हम अपडेट होते रहेंगे कि क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक्वेटिक वीड जो खड़गपुर के साइंटिस्टों ने निकाला था, एक्वेटिक वीड से वो बायोफ्यूल बनाएंगे। ठीक है, बायोफ्यूल मतलब आप उससे पेट्रोल मिक्स करके आपका या फिर गैसेस से मिक्स करके आप एनर्जी ऑपरेट कर पाए, जिसको कि आपका कार्बन फिक्सेशन में मदद करे। तो बायोफ्यूल अगर वीड से बने, एक्वेटिक वीड जिसे वाटर हाइसेंथ कहते हैं, वाटर हाइसेंथ से एक्वेटिक वीड बनेंगे। इससे क्या होगा, वाटर हाइसेंथ इंडिया की जो वाटर बॉडीज है, जो पानी की जो नदियाँ या फिर पॉन्ड्स, उनको उनमें भर जाती है, वाटर बॉडीज को पूरी तरह पॉल्यूट तो नहीं करती, पर उनमें जो फिशरीज है उनको अफेक्ट करती है, एस्थेटिक वैल्यू घटा देती है और मॉस्किटो वहाँ बढ़ जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन कम का सिमुलेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल घटा देती है, तो फिश प्रोडक्शन घट जाता है। कनाल्स में ये जमा हो जाते हैं तो पानी ठीक से फ्लो नहीं कर पाता। आपके जो छोटे छोटे पुलिये होते हैं गाँव बने, उनमें भर जाता है तो वहाँ से पानी पास नहीं कर पाता। इसका फ़ायदा भी है कुछ कि आलू या कई फसलों खेती में लोग इसका यूज़ करते हैं मैन्योर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए। पर एक लॉन्ग टर्म ड्रेनेज हैवॉक जिसे कहते हैं, ये स्पेन से आया था शायद ये। और वाटर हाइसेंथ बहुत ही ये कहते हैं खतरनाक होता है हमारी नदियों के लिए, क्योंकि पोल्यूशन फैलाता है। तो इसको लेकर ये एक्वेटिक वीड जो है या फिर इस तरह की और जो वीड्स हैं उनको लेकर बायोफ्यूल्स बनने की बात हो रही है। अब इसका लंबे स्तर में परीक्षण नहीं गया है, पर IIT खड़गपुर के साइंटिस्टों ने पता लगाया कि आप इससे बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। ऑलरेडी कौन कौन से बायोफ्यूल्स पे काम चल रहे हैं इंडिया में, आपको याद होना चाहिए। जेट्रोफा ट्री के साथ क्या इजराइल के साथ इंडिया के मिशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है पता होना चाहिए। जेट्रोफा काफ़ी पुराना मिशन है और फेल भी हो चुका है ऑलमोस्ट, मेरी जहाँ तक नॉलेज है। काफ़ी जितना उम्मीद थी उतना नहीं हो पा रहा, रेलवे की प्रॉपर्टीज़ पे बिछाए गए थे वो। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, साइंस एंड टेक का टॉपिक है मिटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंजन होता है सेल, किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जहाँ से ATP निकलता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बहुत टाइम से पढ़ा नहीं, एडिनोट्राइफॉस्फेट इफ आई एम करेक्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनता है, हाँ आई गेस। तो वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा ATP माइटोकॉन्ड्रिया क्या संबंध है, बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, पर आई थिंक यही इसी से बनता है। ATP से बेसिक एनर्जी बनती है, जिसके कॉइन्स ATP होते हैं और इनके ऑर्गेनल्स होते हैं जो ओन जीन का सेट होता है जिसे कहते हैं एम्प्टी DNA। ठीक है, तो एम्प्टी DNA कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद का DNA होगा, तो कई वजह से उसमें कुछ खराबियाँ हो जाती है, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करती तो कई सारी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज बन जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, बच्चों में होती है और जो बाद में आप ठीक नहीं कर सकते, और बच्चे इसमें कुछ महीनों के अंदर ही मर जाते हैं। तो अब इसका इलाज मिल चुका है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA को आप चेंज कर पाएंगे। लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़ा समस्या है, 3 पेरेंट बेबी। ठीक है, एथिकल कंसर्न है 3 पेरेंट बेबी, मतलब एक बच्चे के 3 माँ बाप हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि 3 लोगों के शारीरिक इसे कहते हैं ना बायोलॉजिकल कंपोनेंट से बना होगा। वो कैसे, देखिए एक का तो फादर का स्पर्म होता है, फिर या फिर जो भी उनका सीमेन आएगा, स्पर्म आएगा, फिर वहाँ एग्स वुमेन के, और एक थर्ड बॉडी से आप मिटोकॉन्ड्रिया लेंगे, डोनर एग्स लेंगे जिसमें कि हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये इशू ये हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल 3 लोगों का आ जाएगा।
तो इसको लेकर काफ़ी एथिकल इशू है, साइंटिफिक इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि अगर इसके टेस्ट सक्सेसफुली हो जाए तो आप कई बीमारियों को रोक पाएंगे। देखिए होता क्या है कि आप अगर एक न्यूक्लियर डीएनए मदर से लेते हैं, ठीक है, और फादर से लेते हैं, एम्ब्रॉयो जिसमें दो होता है, पर उसमें म्यूटोकॉन्ड्रियल डीएनए डालते हैं एक एग से जो कि डोनर का होता है, तो 3 तरह के इसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि मिसमैच हो सकती है इसमें डोनेटेड एमटीए डीएनए में और होस्ट न्यूक्लियर डीएनए में, जिससे कि अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं है वो समस्या पैदा हो सकती है। मैं पता नहीं भविष्य में क्या हो जाए, कुछ और समस्या खड़ी हो जाए तो मिसमैच ना हो। लेकिन इसका भी इलाज, इसका भी अभी ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली मैच हो पाए। तो ये देखते हैं मिटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी कैसे काम करती है। बेसिक फिगर बहुत अच्छा था। फीमेल म्यूटेंट, देखिए अगर ये कोई है महिला जिनका म्यूटेंट एमडीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल मिटोकॉन्ड्रिया, तो बाकी आपको छोड़ देंगे, बस इनका जो न्यूक्लियर जीनोम है वो आप बोरो कर लेंगे। इनका जीनोम होगा, फिर फादर का स्पर्म लेंगे, जिससे आप अपना एम्ब्रॉयो क्रिएट करेंगे आईवीएफ में, ठीक है। ये आपका एम्ब्रॉयो यहाँ पर के लिए तैयारी के लिए आपका मटेरियल तैयार हो गया। एक थर्ड जो होगी वो एग डोनर होंगी, उनसे आप न्यूक्लियर, उनके माइटोकॉन्ड्रिया से बस आप एक चीज़ लेंगे जो कि उनका साइटोप्लाज्म होगा, जहाँ पर इसका डीएनए आता है, और इसको इसमें मिक्स कर देंगे, तो 3 बॉडीज का मिक्स हो और आपका फिर एम्ब्रॉयो बनेगा जिसका मिटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल होगा, कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं होगी। तो इस तरह से एक थर्ड 3 पेरेंट बेबी की बात करें, वैसे असल में 3 पेरेंट बेबी नहीं हुआ, तीसरे का सिर्फ आपने एक कंपोनेंट लिया है, पर एथिकल इश्यूज की बात चल रही है, फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर बन जाएगा, इस तरह की बातें जो ऑब्वियसली होती है, पर ये है इशू। ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू बनता है, एमटीडीएनए कहाँ पाया जाता है और कैसे आप चेंज होगा, इतना पता होना चाहिए। आई गेस यही है इंपॉर्टेंट इसको लेकर। और एक मिशन भगीरथ है जो कि तेलंगाना का स्टेट वाटर ग्रिड मिशन है, इसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा पाइपलाइन के थ्रू। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शायद पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री ने इसका विमोचन किया था, और 150 लीटर पर पर्सन अर्बन हाउस होल्ड दिया जाएगा, 25,000 रूरल हैबिटेशन और 67 अर्बन हैबिटेशन स्पेस को पानी प्रोवाइड करने की इस प्रोजेक्ट की का मिशन है। एक और इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेटर। देखिए स्टिमुलेटर मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट कर सके, जो उस तरह काम कर सके या नकल कर सके, बेसिक स्टिमुलेट का बेसिकली यही होता है। और भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर और श्री चित्र ट्राइबल इंस्टीट्यूट ने मिलकर डीप ब्रेन स्टिमुलेटर बनाने की बात की, जो अभी तक इंडिया इंपोर्ट करता है तो बहुत खर्चे पड़ते हैं। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेटर होता क्या है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स आ जा कई जगह लगाए थे एरियाज, ब्रेन के एरियाज में, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ज़्यादा तेजी से पकड़ पाते हैं। देखिए हार्ट में पेस मेकर होता है ना, जो स्पीड बढ़ाता है, गति बढ़ाता है, उसी तरह से आप इसमें ब्रेन के जो इम्पल्स है उसको जनरेट करने की शक्ति बढ़ा देते हैं। ये आप चेस्ट के अपर एरिया में रखा जाता है, तो जिससे एबनॉर्मल इम्पल्स जो ब्रेन तक जाते हैं उसको ठीक से कंट्रोल किया जा सकता है। किससे के काम आते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस होती है, ट्रेमर की या फिर पार्किंसन डिजीज या डिस्टोनिया को कंट्रोल करने में काम आएगा। अभी प्रेजेंटली हम इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है ये। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेटर आने के बाद कई पार्किंसन डिजीज या फिर जो डिस्टोनिया से ग्रसित मरीज है उनका इलाज हो पाएगा। इसमें क्या होता है फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एक आप इम्प्लांट करते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, और एक पल्स, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर जो की तरह पीस मेकर टाइप मशीन आप स्किन में डालते हैं अपर चेस्ट के आसपास, जहाँ से कि आपका इम्पल्स लेके वो चेक कर पाए कि जो ब्रेन के इम्पल्स से ठीक से पहुँच पाए, आपका जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो पाए। तो इस तरह आपकी दिमागी और जो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट हो पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और साइंस एंड टेक में आज इतना ही है। आगे देखते हैं, पॉलिटी को लेकर 2 आर्टिकल्स करने थे। देखिए छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57। आर्टिकल 56 इसलिए महत्वपूर्ण है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, हमें पता है कितना होता है 5 साल का। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रिजिग्नेशन की स्पेलिंग गलत है, रिजिग्नेशन किसे देता है प्रेसिडेंट अपनी जब उनका टर्म खत्म होता है, प्रेसिडेंट को नहीं देता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन कर सकते हैं किसी भी समय अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए, और वो रिमूव कर सकते हैं, रिमूव होते हैं इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है। अक्सर कहा जाता है कि जो चीफ सीजीआई है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर भी इम्पीचमेंट लगता है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा नहीं होता, वो इम्पीचमेंट नहीं है, इम्पीचमेंट सिर्फ इन पर ही लगता है, पर बेसिकली इम्पीचमेंट से इनको हटाया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन की, आर्टिकल 57 इस बात की बात करता है, और प्रेसिडेंट की कोई एलिजिबिलिटी की लिमिट नहीं, आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हैं, पर अभी तक केवल राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार इस पोस्ट के लिए चुने गए हैं। तो ये 2 आर्टिकल्स से इंपॉर्टेंट हमने कर लिए। 55, 54 हमने कल किए थे। क्या है आपको याद होना चाहिए एग्जैक्टली। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही। आप फीडबैक, क्वेश्चंस और अपने PDF onlyas.com से डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।